नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो देश में कोरोना की महामारी के साथ मजदूरों की दशा पर सियासत भी किसी बीमारी की तरह ही नजर आई। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार होकर पैदल भूखे प्यासे घर लौटने पर मजबूर हुए। बड़ी देर से सरकार ने उनकी तरफ देखा, लेकिन शायद उनकी तकलीफ को फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। इसीलिए श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था के बावजूद कामगारों की तकलीफें कम नहीं हुईं। वे अपने घर पहुंच तो गए, लेकिन उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई। बहुत से अर्थशास्त्री सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि गरीबों के खाते में सीधे नकद ट्रांसफर करें। कल सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार को सुझाव दिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी प्रवासी कामगारों की मदद के लिए गुहार लगाई गई। कुछ दिन पहले भी सर्वोच्च अदालत ने जगह जगह फंसे हुए मजदूरों को 15 दिन के भीतर घर पहुंचाने का आदेश दिया था। और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने आदेश सुनाया है कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं, प्रवासियों को नौकरी के लिए एक स्कीम तैयार हो, रोजगार प्रदान करने के लिए डाटा की जांच हो, साथ ही प्रवासियों की पहचान के लिए योजना निर्धारित हो, प्रवासियों की स्किल मैपिंग हो, ताकि यह तय करना आसान हो कि उन्हें कुशल या अकुशल कौन सा कार्य सौंपा जाए। और सबसे बढ़कर बात यह कि लॉकडाउन के उल्लंघन के नाम पर प्रवासियों के खिलाफ जो शिकायतें, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सबको वापस लिया जाए। तो अमलेंदु जी, आपने देखा कि जो काम एक लोक कल्याणकारी राज्य को अपनी जो जिम्मेदारी है उसको मानते हुए खुद ही करना चाहिए था, उसके लिए अदालत को आदेश देना पड़ा है। और इसे क्या माना जाए कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल रही है, इसलिए अदालत को मजदूरों की सुध लेनी पड़ी, या कुछ और है? क्या कहेंगे आप अमलेंदु जी? बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और अपनी जिम्मेदारी को भी, जो मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। और आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे मई के बिल्कुल शुरू में, और उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि जो तमाम देश भर में आईपीसी धारा 188 के तहत जो मुकदमे कायम किए गए हैं, ये गलत है और ये मुकदमे जो है वो हटाए जाए, ये मुकदमे जो है वो खारिज किए जाए, क्योंकि ये अननेसेसरी जो है, एक तरीके से एक तो स्टेट के ऊपर भी बर्डन है, और दूसरा ये जो है कोई लॉकडाउन जो है वो मतलब इस तरीके का अपराध नहीं है कि इस पे जो है आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत जो मुकदमा कायम किया है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सिर्फ खारिज ही नहीं की थी, बल्कि एक बड़ी सख्त टिप्पणी जो थी वो दी थी। और मतलब उसका आशय ये था कि मतलब लोग जो है वो मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, एक जी। तरीके से ये था। इसी तरीके से मजदूरों की जब समस्याओं को लेकर के लोग शुरू में गए थे, कई याचिकाएं गई थी, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था। और एक तरीके से बड़ी कहा जाए कि संवेदनहीन टिप्पणी की थी कि जब सरकार खाना दे रही है तो पैसे की क्या आवश्यकता है। इस तरीके की टिप्पणी भी जो थी सुप्रीम कोर्ट की देखने को मिली थी। और हालांकि उसके बाद जब सोशल मीडिया पर काफी उबाल आया और सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हुई इस तरीके की टिप्पणियों को लेकर के, तो एक बहस भी खड़ी हुई कि क्या सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और फिर उसके बाद जो न्यायपालिका के लोग थे, मतलब जो उसके हिस्सा रहे, कई पूर्व जस्टिस जो थे, उन्होंने भी जो थी, जब सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से आलोचना की कि जब संविधान के संरक्षक की भूमिका सुप्रीम कोर्ट को निभानी चाहिए, और उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के साथ जो है कदमताल कर रहा है, तो इसकी जो थी काफी आलोचना। और जी। आपको याद होगा कि उसके बाद ही फिर जो था सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर के। और आज भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जिस तरीके से, मुझे लगता है कि ये सारे काम जो थे वो सरकार को स्वयं करने चाहिए, जिनसे कि सरकार जो लगातार भाग रही है, और ये सरकार तो बिल्कुल एकदम नाकारा साबित हुई है। और अब तो लगता है कि मोदी सरकार ने जो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, और उसने मतलब ये तय कर दिया है कि कोरोना से लड़ाई लड़ना जो है, इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और देश की जनता जो है अपने भरोसे रहे, और मरती है तो मरे और जिंदा रहती है तो जिंदा रहे। सरकार को जो कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए जी। कि जो 20 लाख करोड़ के तथाकथित राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, उस राहत पैकेज को भी निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जो पत्रकारों ने उनसे पूछा था, तो ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने कहा कि ये जो है कोरोना राहत पैकेज नहीं है, ये आर्थिक सुधार का राहत पैकेज है। तो ये जो लॉकडाउन को होने को जा रहे हैं लगभग, आज तक जो है वो सरकार की तरफ से कोई कोरोना के नाम पे जो है कोई राहत पैकेज जो है वो देखने को नहीं आया है। जबकि सारी दुनिया में सरकारों ने जो है वो जनता के साथ खड़ी हुई है और अच्छे तरीके से जो है
पैकेज, राहत पैकेज जो है सरकारों ने दिए हैं। जी जी। तो ये जो सरकार जो बिल्कुल एक तरीके से नाकारा हो चुकी है, और उस समय ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये हस्तक्षेप जो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, और सरकार को अपने अंदर अब झांकने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट को जो लगातार सरकार की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हर ऐसे संविधान में के हर अंग ने जो है, मतलब जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सबके जो है तय किए हुए हैं क्या दायित्व है। लेकिन जब कोई भी एक अंग जो है वो अपने कार्य से विमुख होने लगे, विरत होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो है वो अंग उस पे जो है लगाम लगाने की जो है वो जी। कोशिश करता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हस्तक्षेप किया है, तो इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि सरकार जो है वो हर तरीके से हर मोर्चे पर फेल हुई है। और सबसे ज्यादा जो है वो दुखद स्थिति ये है कि सरकार विफल हो रही है हर मोर्चे पे, और हमारा गृह मंत्री जो है वो कह रहा है कि ठीक है, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन विपक्ष ने क्या किया। यानी कि सरकार में जो है, हमारा गृह मंत्री मान रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी विपक्ष को ले लेनी चाहिए। अमलेंदु जी, गृह मंत्री पे भी आऊंगा, लेकिन भाजपा ने पिछले 6 सालों में सबका साथ सबका विकास का नारा खूब दिया है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत देश पर जब आई और सबके साथ आने की बात हुई तो सब कुछ बिखर गया। देश में मजदूरों का बड़ा तबका इस मुसीबत में अपने हाल पर छोड़ दिया गया। चुनावी रैलियों में, गांव और कस्बों में हम देखते हैं कि भीड़ जुटाने के लिए बसों और ट्रकों का इंतजाम चुटकियों में हो जाता है। खाने के पैकेट और हाथ में नकदी भी थमा दी जाती है। लेकिन जब कामगारों को वाहन और भोजन की बात आई, सबसे ज्यादा जब जरूरत थी, तब उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि लाखों लोगों की इस तकलीफ के बावजूद चुनावी राजनीति जो है वो थम नहीं रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले बिहार में और आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली की है। हजारों एलईडी की व्यवस्था करके लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भाजपा ने आज की है। अमित शाह ने बताया है कि कैसे उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। कहीं विपक्ष को कोसने में, वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, और पूरा मतलब ये विपक्ष की बात उन्होंने की, उसको कोसा है उन्होंने। और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को बाकायदा उन्होंने चुनौती भी दे दी। आज भाजपा भले इसे चुनावी रैली न बता रही हो, इसे जनसंवाद कह रही हो, लेकिन संवाद तो दोनों ओर से होता है अमलेंदु जी। भाजपा का ये जनसंवाद मोदी जी के मन की बात की तरह ही है शायद। बहरहाल, अमित शाह जिस तरह से विपक्ष पर बरस रहे हैं और अपनी सरकार आने पर ये करेंगे वो करेंगे का दावा कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आज पश्चिम बंगाल में किया है, उससे यही झलक रहा है कि देश में माहौल चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन भाजपा की बात चुनाव और सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। और आज भी, और जैसे कल हमने देखा, मतलब 2 दिन पहले बिहार की रैली हो, इनकी वर्चुअल रैली, और चाहे आज यहाँ की रैली हो, पश्चिम बंगाल की रैली हो, तो मैं आप ही की बात पे आना चाहता हूँ। और जो बातें हो रही हैं उसमें खासकर जिस प्रकार हम देख रहे हैं अमलेंदु जी कि भाजपा एक तरफ जहाँ देश एक मुसीबत से गुजर रहा है, दूसरी तरफ अपनी तैयारियों में जुट गई है। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के आप? देखिए, एक तो अमित शाह से बात शुरू करते हैं तो पहले सोशल मीडिया की बात कर ली जाए कि सोशल मीडिया पे इस समय 2 मीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। और उसमें एक मीम जो है वो कह रहा है कि ये आदमी जो है, ये पूरे 70 दिन कहीं एक बोतल पानी की जो है बांटता हुआ दिखाई नहीं दिया, और अभी चुनावी रैली को संबोधित करने आ गया। ये अमित शाह के लिए एक मीम है। दूसरा मीम ये चल रहा है कि चीन को भगाने की जो बात करने वाले और चीन से कंपनियां लेकर के आने वाले जो 72,000 चीनी एलईडी कंपनियों पे जो है वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो ये अगर 2 मीम्स अगर अमित शाह देख लें, मुझे लगता है कि देखे भी होंगे उन्होंने, क्योंकि उनकी नजर रहती है। और उनका एक इंटरव्यू में काफी दिन पहले पढ़ रहा था कि वो अपनी आलोचना को जो है वो भी काफी गौर से जो देखते और सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने ये मीम्स जो है वो देख भी लिए होंगे। तो ये मीम्स जो है उनको इशारा करने के लिए काफी है। और देखिए, ये मतलब अकेली ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे विश्व में अकेली ऐसी पार्टी है कि जिस समय पूरा देश और मानवता संकट में हो, ये उसमें चुनाव की तैयारियां कर रही है। यानी कि अभी ये स्थिति स्पष्ट भी नहीं है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक कितनी आबादी बचेगी और कितनी नहीं बचेगी, और क्या स्थिति होगी, बीमारी की क्या स्थिति होगी। अभी जब जांचें नहीं हो रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपनी पीठ ठोक रही है कि हम जो एक दिन में 13,000 जांच करने की स्थिति में पहुंच गए। यानी 20 करोड़ के लगभग आबादी वाली जो सरकार है वो अपनी पीठ ठोक रही है कि हम एक दिन में 13,000 जांच करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति है 70 दिन के बाद लॉकडाउन के। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। तब ऐसी स्थिति में लगभग 10,000 रोज जो है वो नए कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये स्थिति तब है कि जब जो है लोगों की जांचें नहीं हो रही हैं। ये स्थिति तब है, और मान लिया कि जांचें होने लग जाएंगी तो जैसा कि मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने कहा कि अगर जांचें होने लग जाए तो अमेरिका से ज्यादा जो है वो
केसेस जो है भारत में निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो है भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा कोरोना केसेस के मामले में। और मुझे जी, लगता है कि अगर सही आंकड़े जारी हो तो बन चुका होगा। तो बिल्कुल। ये स्थिति जो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की निकृष्ट स्तर की राजनीति करती है, मुझे लगता है कि लोगों को भी ये देखने और समझने की आवश्यकता है सबको। मतलब वो बातें कुछ भी करते हो, एक तो वो जो हिंदू हिंदू को नारा देते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन हिंदुओं के ही हैं। क्योंकि ये जो संकट आया है, आप देखिए जितने प्रवासी मजदूर हैं जिनका विस्थापन हुआ है, जो सब इस आपदा को झेल रहे हैं, वो लगभग 95% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो जी, ये हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी जो है, जो एक हथनी के बनने पे जो उद्वेलित हो जाती है, वो जो है इतने हिंदुओं के विस्थापन पे, इतने हिंदुओं की मौत पे जो है वो चुनाव की तैयारियां कर रही है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को सबसे पहले जो है इस भारतीय जनता पार्टी की निकृष्ट राजनीति को समझने की आवश्यकता जो है वो निश्चित तौर पे है। और भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी इस निकृष्ट राजनीति को छोड़ना चाहिए। मानवता पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। ये बात नरेंद्र मोदी भी समझे, ये बात अमित शाह भी समझे, जेपी नड्डा भी समझे, और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो भी इस चीज को समझे कि राष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी से और उनके एजेंडे से बड़ा है। राष्ट्र से बड़ी भारतीय जनता पार्टी और उनका एजेंडा नहीं है। ये सरकार हर तरीके से जिस तरीके से फेल हो रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने अंदर भी जी, झांके और अपने नेतृत्व से जो सवाल खड़े करे। जो काम विपक्ष कर रहा है, दबे छुपे कर रहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी केवल सवाल उठा रहे हैं इस सरकार की नीति और नीयत को लेकर के, और जी, बाकी विपक्ष को एक तरीके से लकवा सा सूंघ रहा जी, है। जी, लेकिन जो चीजें जनता के अंदर से उठने लग गई, जनता के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक तरीके से बाढ़ आई हुई है सवालों की, और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो है वो उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मतलब जनता के स्वतःपूर्व सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो रहा है। तो मुझे जी, लगता है कि अमरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी को भी जो अपने अंदर जो है वो झांकने की आवश्यकता है, और अपने अंदर भी सवाल उसके अंदर उठने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेहत हो या अर्थव्यवस्था, सरकार किसी भी मोर्चे को संभाल नहीं पाई है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन दावे करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। देश में घरेलू समस्याओं के साथ पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ने की समस्या भी खड़ी हो चुकी है। जिन देशों से भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उनसे तो रिश्ते तल्ख हो ही रहे हैं, और लेकिन जिन देशों के साथ दोस्ती के बड़े दावे किए गए उनके साथ भी विश्वास का संकट उत्पन्न हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है अमरेंदु जी की सरकार इस पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है। और कल ही राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्विटर पर तंज कसा, तो आज राजनाथ सिंह ने उसी अंदाज में उन्हें जवाब भी दिया। हालांकि वे शायर का नाम गलत बता गए, उन्होंने गालिब का नाम लिया, जबकि शेर जो है वो मंजर लखनवी का था। असली शेर है, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए। बहरहाल ट्विटर की इस शायरी के बाद अब राहुल गांधी ने उनसे सीधा सवाल पूछा है लेकिन सवाल ये है अमलेंदु जी कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की ओर से जवाब आएगा, जो कि राहुल गांधी ने, मैं थोड़ा सा राहुल गांधी के, चूंकि अभी आपने नाम भी लिया उसी पे मैं पूछना भी चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, चाहे वो शायराना अंदाज हो, चाहे वो बहुत सीरियस मोड हो, चाहे वो जॉली मोड हो, जो भी हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये सरकार ना जवाब दे रही है, और ये सरकार जो अपनी जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि ये सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़ी हुई है, और इसलिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आप देखिए कि आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जो सीना ठोकते हैं। हमारे जो आजकल रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, आपको याद होगा कि जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे तो उनका एक बयान आया था कि हम गोलियां नहीं गिरेंगे। तो जी, वो जो गोलियां नहीं गिरने वाले रक्षा मंत्री थे, कड़ी निंदा कीजिए वाले, जो कड़ी निंदा मंत्री जिनको कहा जाता है, वो चीन के ऊपर खामोश है। हमारे जो घर के अंदर घुस के मारने वाले प्रधानमंत्री हैं वो भी चीन के ऊपर खामोश है। और चीन तो आप छोड़ दीजिए, मतलब चीन तो बड़ा देश है, मतलब पिद्दी का छोड़वा नेपाल, यानी जिससे हमारे जो है आजादी के बाद से लगातार मधुर संबंध रहे, आज वो भी हमको युद्ध की धमकी दे रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं। तो ये सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल है, और मुझे लगता है कि देश जो है 70 सालों में पहली बार सर्वाधिक असुरक्षित हाथों में है, और देश के लोगों को जो है चिंता करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से देश जो सुरक्षित हाथों में पहुंचे। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से फेल हुए हैं। देश के सामने गंभीर संकट है। राष्ट्रपति को चाहिए कि वो इस सरकार को बर्खास्त करें और सारे दलों को बुला करके एक राष्ट्रीय सरकार बनाए, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। ना जी, इससे अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना इससे विदेश नीति पे जो समझा जा रहा है, ना इससे महामारी संभल रही है। ये सरकार हर तरीके से जब फेल हो रही है,
तो मुझे लगता है कि समूचे विपक्ष को भी अब आवाज उठानी चाहिए, आपसी मतभेद भूल जाने चाहिए। ये समय मतभेदों का नहीं है, ये समय मानवता को बचाने का, ये समय देश को बचाने का है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी जो है वो स्वीकार करनी चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। अगर ये देश रहेगा तो सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, मानवता रहेगी, इंसानियत रहेगी तो सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। अगर मानवता ही नहीं बचेगी और देश नहीं बचेगा तो ना सरकारें बनेंगी ना बिगड़ेंगी। ये चीज सत्ता पक्ष को भी समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये चीज विपक्ष को समझनी चाहिए। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और खासतौर से देशवासियों को जो है वो इस बात पे अवश्य ध्यान देना चाहिए और तमाम विवादों से निकल के तू मैं आपस की लड़ाई, जाति बिरादरी की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, इन सब से निकल करके जनता को भी जो है अब असल सवालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चाहे मजदूर हों या स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर सीमा पर सुरक्षा का सवाल, सरकार हर तरफ से घिर रही है लेकिन जवाबदेही से भी बचना चाहती है। इससे उसे राजनीति में सुविधा भले मिले लेकिन देश में असुविधा, अव्यवस्था और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। आज अमित शाह ने बंगाल में फरमाया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो सरकार ऐसे काम क्यों करती रही है जिससे वो क्यों नहीं करती है कि जिससे देश की जो है सूरत बदले। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात सरकार करती आई है, आज कहाँ है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? वो धरातल पर ला करके दिखाए सरकार और ये बताए कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आपका विकास चाहते हैं और आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। तभी इस देश का भला होगा, तभी इस जनता का भला होगा। तो अमलेंदु जी, आज के लिए बस इतना ही। आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बड़े ही ध्यान से हमें सुना, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करना न भूलें। तो देखते रहिए DV लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।